आइए आज एक ऐसे इंसान की कहानी पर गहराई से चर्चा करते हैं जिनका जीवन किसी चमत्कार और विडंबना से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। एक ऐसा नाम, एक ऐसे उपन्यास सम्राट जिन्होंने दुनिया को साहित्य का इतना बड़ा खजाना दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कमाल की बात देखिए, उनका खुद का पूरा जीवन अथाह गरीबी और अंतहीन संघर्षों के बीच बीता। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर महज 5 रुपए की ट्यूशन के लिए दर-दर भटकने वाला एक साधारण सा लड़का साहित्य की दुनिया का बेताज बादशाह यानी उपन्यास सम्राट कैसे बन गया? इस दिलचस्प सफर को समझने के लिए हमें उस भयानक आर्थिक तंगी और उस समय के उथल-पुथल भटे राजनीतिक माहौल को देखना होगा जिसने मिलकर उनकी इस महान साहित्यिक पहचान को आकार दिया। शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। साल था 1880 जब वाराणसी जिले के लम्ही गांव में अजायब राय और आनंदी देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धनपत राय, और यही धनपत राय आगे चलकर दुनिया के लिए मुंशी प्रेमचंद बने। अब जरा इस आंकड़े पे गौर करें, सिर्फ 20 रुपए। उनके पिता डाकखाने में क्लर्क थे और उनके महीने की कमाई महज 20 रुपए थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी, मतलब गरीबी और सीमित संसाधनों का जो साया उनके बचपन पर पड़ा उसने जीवन भर के लिए उनकी हकीकत तय कर दी। और फिर त्रासदियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जब वो महज 8 साल के थे तो माँ का साया सर से उठ गया, लेकिन जिंदगी ने करवट तब ली जब वो 13 साल के हुए। पिता का तबादला गोरखपुर हो गया और वहां एक पुस्तक विक्रेता से उनका संपर्क हुआ। बस यहीं से उन्हें उर्दू साहित्य की जो लत लगी ना, उसने सब कुछ बदल दिया। हालांकि मुश्किलें कम नहीं हुई। 15 साल की कच्ची उम्र में जब वो 9वीं कक्षा में थे, उनकी शादी कर दी गई और ठीक अगले ही साल उनके पिता का भी देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। परिवार का पूरा बोझ अचानक से उन युवा कंधों पर आ गिरा। उनके पिता चाहते थे कि बेटा वकील बने, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। ये शिक्षा और पेट पालने के बीच एक बहुत ही कठोर संघर्ष की शुरुआत थी। उनका रोज का रूटीन सुनकर ही शायद हमें थकान महसूस होने लगे। वो रोजाना अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज तक पैदल पढ़ने जाते और वापसी में ट्यूशन पढ़ाते थे। घर भी संभालना और पढ़ाई भी। इसी जी तोड़ मेहनत के बीच उन्होंने मैट्रिक तो पास कर ली, लेकिन 2nd डिवीजन में। और यहीं एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ 1st डिवीजन वालों की फीस माफ होती थी। मजबूरन उन्हें आगे की पढ़ाई का इरादा छोड़ना पड़ा। और इस पूरी भागदौड़ के बदले उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ 5 रुपए महीने। जी हाँ, ट्यूशन पढ़ाने से मिलने वाले इन्हीं 5 रुपयों में घर का खर्च भी चलता था और उनकी अपनी ज़रूरतें भी। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है, जो दिखाती है कि पढ़ने और आगे बढ़ने की उनकी इच्छा शक्ति कितनी अटूट थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे गहरी होती है तभी सवेरा होने वाला होता है। एक दिन पैसे की इतनी तंगी थी कि वो अपनी गणित की किताब बेचने एक दुकान पर गए। किस्मत देखिए, वहां एक छोटे स्कूल के हेडमास्टर से उनकी मुलाकात हो गई। हेडमास्टर साहब को उनकी हालत पर इतनी दया आई कि उन्होंने तुरंत उन्हें 18 रुपए महीने की पगार पर चुनार में अपने स्कूल का टीचर बना दिया। उस दौर में ये उनके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ से जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई। आगे चलकर वो वाराणसी के एक सरकारी स्कूल में टीचर भी बन गए। उन्होंने अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी की, इंटर और बीए किया और उर्दू में कहानियां लिखनी शुरू कर दी, जो मशहूर जमाना मैगजीन में छपने भी लगी। लेकिन तभी देश की फिजाओं में बदलाव की हवा बहने लगी। देश में आज़ादी की सुगबुगाहट तेज हो रही थी और इसका सीधा असर उनकी कलम पर पड़ा। 1909 में उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सोज़े वतन नाम का एक कहानी संग्रह छापा। उस वक्त वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। अंग्रेज सरकार तिल मिला गई और उनकी किताबों पर बैन लगा दिया गया। अपनी आवाज़ और अपनी लेखनी को जिंदा रखने के लिए उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा और फिर जन्म हुआ उस नाम का जिसे आज हम प्रेमचंद के रूप में जानते हैं। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पहली शादी जो बचपन में थोपी गई थी वो पूरी तरह असफल रही। लेकिन 1906 में उन्होंने एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया। उन्होंने शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी की। ये फैसला उनके लिए बेहद लकी साबित हुआ और इस सुखमय पारिवारिक जीवन ने उन्हें वो भावनात्मक सहारा दिया जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। अब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें एक सरकारी मुलाजिम से एक सक्रिय विद्रोही बना दिया। बंगाल विभाजन की घटना,
जलियांवाला बाग का वो खौफनाक हत्याकांड और फिर 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन, इन सब ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े होने की आग जला दी। इसी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षित सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी और कानपुर के एक स्कूल में पढ़ाने लगे। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम तो था, लेकिन यहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना की शुरुआत भी हुई। इसी फैसले ने उनके सबसे महान साहित्यिक युग को तो जन्म दिया, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसे गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया जिससे वो ताउम्र उबर नहीं पाए। ये सच में दिल दुखाने वाली हकीकत है। उन्होंने जो भी लिखा वो हाथों हाथ बिका। उनकी कहानियां और उपन्यास जबरदस्त हिट रहे, लोगों ने खूब पढ़े। लेकिन विडंबना देखिए, मुनाफा कमाने वाले सिर्फ उनके प्रकाशक थे। उन्हें अपने ही बेशकीमती रचनाओं के बदले इतना भी पैसा नहीं मिल पाता था कि वो चैन से अपनी गृहस्थी चला सकें। पूरा जीवन बस इसी तंगी में गुजर गया। और उनकी ये महानता उनकी कृतियों में साफ झलकती है। रंगभूमि को ही देख लीजिए, जिसमें जिंदगी के हर रंग और पहलू को बड़ी बारीकी से पिरोया गया है। कर्मभूमि में उन्होंने उन शोषित किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद की जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। उनका आखिरी उपन्यास गोदान तो तत्कालीन समाज का एक ऐसा आईना है जिसकी कोई और मिसाल ही नहीं है। और इन सबके अलावा मानस सरोवर के 8 भागों में फैली उनकी अनगिनत कहानियां, साहित्य के इस विशाल समंदर को रचने के साथ साथ अपने आखिरी दिनों में वो एक और बहुत बड़े और थकाऊ मिशन में जुट गए थे। ये मिशन था हमारे देश की बढ़ती हुई भाषाई समस्या का समाधान खोजना। उनका मानना बिल्कुल साफ था। उनका ये कोड देखिए, वो मानते थे कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग कोठरियों में बंद करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से दोनों ही भाषाओं का दम घुट जाएगा। वो हमेशा से एक मिलीजुली हिंदुस्तानी भाषा का सपना देखते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य से एक साझा हिंदुस्तानी भाषा का उनका वो सपना अधूरा ही रह गया। इस लगातार भागदौड़ और तनाव ने उनके पहले से गिरते स्वास्थ्य को पूरी तरह तोड़ दिया। ढेरों इलाज हुए पर कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को साहित्य के इस उपन्यास सम्राट ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास उपन्यास सम्राट की वो असीम और अमर विरासत है जिसने समाज को आईना दिखाया, और दूसरी तरफ वो भयानक गरीबी और खून पसीने का संघर्ष है जो उन्हें इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए सहना पड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि कलात्मक अमरता की आखिर असली कीमत क्या है? मुंशी प्रेमचंद का पूरा जीवन इसी सवाल का एक बहुत ही